बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया और मैं बज़्म जियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं बज़्म जियो के दोस्तों का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकालमे में या इस गुफ्तगू में मुझे दावत दी। टेलीविज़न का सफ़र मेरा जब शुरू हुआ तो उसमें पहला अहम मोड़ ये आया कि प्यास के बाद ख्वाहिश, ख्वाहिश के फ़ौरन बाद चांद ग्रहण, यानी एक के बाद एक का जो सिलसिला आया उसने मुझे बहुत, तो मेरी जो उसमें चांद ग्रहण पहला सीरियल था जो प्राइवेट था, तो उसके फ़ौरन बाद मैं ये जब सीरियल चल गया 3 शहरों में तो इसकी कैसेटें जो हैं वो हर जगह पहुंच गई। तो मैं उसी ज़माने में लखनऊ में एक अमीर खुसरो कॉन्फ्रेंस में मैं गया। ये भी बड़ी यादगार बात है कि जब मैं गया तो ये चांद ग्रहण घर घर पहुंच चुका था। अच्छा, इसका मुझे इल्म नहीं था क्योंकि वहाँ केबल सिस्टम था, वो उनके चैनल पे नहीं चला, केबल सिस्टम पे था, जैसे हम उनकी फिल्में केबल पे देखते। तो जोगिंदर पाल बहुत बड़े अफसाना निगार थे, वो मिले, कहने लगे आज तुम्हारे सीरियल की आखिरी किस्त है मेरे इलाके में। तो मैं तो बस जाग रहा हूँ, मैं नहीं बैठूँगा। उससे मुझे पता चला। फिर रामलाल हमारे मियाँ वाली के थे, लेकिन बहुत बड़े फिक्शन राइटर लखनऊ के थे, और वो मैं जब लखनऊ गया तो वो मुझे मिले और मुझसे सराइकी में बात करते थे क्योंकि यहाँ पाक टी हाउस आ चुके थे। तो कहने लगा वतनी तेरा सीरियल डिठे। अब उन्होंने फिर कहा कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू दूरदर्शन पे करना है और ये मैंने टाइम दिया हुआ। मैंने कहा ठीक है। गोपीचंद नारंग साहब भी मेरे बहुत पुराने, उनसे भी ताल्लुकात थे। उसने कहा मैं भी साथ बैठूंगा, इसका कोई पता नहीं रामलाल का कि ये तुम्हें सिर्फ सराइकी समझ के बातें करता रहा। तो फिर वो इंटरव्यू नारंग साहब ने और रामलाल ने दोनों ने लिया था। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये रिश्ते कुछ बने और उनमें से एक रिश्ता जो बना वो जावेद अख्तर के साथ था। वो ऐसे बना कि परवीन शाकिर जा रही थी बम्बई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे सीरियल की कैसेट चाहिए, जावेद अख्तर साहब ने मांगी है। मैंने कहा वो तो मुझे नहीं जानते। कहने लगे उनको किसी ने बताया होगा। खैर वो ले गई। उसके बाद मुझे याद नहीं है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, उस दिन मैं छुट्टी पे था। तो वो पहुँचे शोएब हाशमी के साथ। शोएब हाशमी मेरे कुलीग थे, हमारी बड़ी दोस्ती थी। तो वो शोएब हाशमी से कहने लगे कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, तुम्हारा जो कुलीग है। तो कहने लगे अच्छा आओ, वो कमरे चलने हैं। मेरे कमरे में है, मैं छुट्टी पे था। पता चला मैं कराची में हूँ। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं भी कराची जा रहा हूँ। वो कराची जब गए तो अनवर मकसूद के घर ठहरे हुए थे। उस ज़माने में शबाना आज़मी एक फ़िल्म कर रही थी ज़िया मोहुद्दीन के साथ, इमैकुलेट कंसेप्शन, अंग्रेज़ी में फ़िल्म थी। तो वो उसकी शूटिंग पे आए हुए थे। तो खैर अनवर मकसूद ने कहा कि वो इस वक्त फ़लाँ जगह पे उसके साथ तकरीब हो रही है, चलते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच गए। तो वो मेरे लिए सरप्राइज़ था, मैंने देखा भी नहीं था जावेद अख्तर साहब को। तो खैर वो गले मिले, कहने लगे मैंने प्यास देख लिया है। तो अब ये तो मुख्तसर मुलाकात है, फिर हमारी बहुत मुलाकात है। तो बहरहाल तो ये एक सफ़र चला। फिर जियो के साथ मेरा काफ़ी देर तक साथ रहा। 4 सीरियल उनके किए। जो पहला सोप है प्राइवेट, वो भी जियो ने किया, जो बात घर में है, वो 300 किस्तों का था। तो ये सिलसिला रहा। सैयद साहब, एक कमेंट है, अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहें तो अच्छी बात है। आम तौर पे लाहौर में जब अशफाक साहब गुफ्तगू करते थे तो कोई ना कोई वाक़े का सहारा लेके गैदरिंग की अट्रैक्शन कैच कर लेते थे। दास्तान गोई वाले कोई दास्तान सुनाते हैं और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पकड़ लेते हैं। आपकी गुफ्तगू पे भी ऑडियंस हिलती नहीं है, मैंने बहुत गौर किया इस बात पे। तो ये कोई शऊरी तौर पे आपकी कोशिश है या ये खुद ही डेवलप हो गई सारी सूरत हाल? ये गाफिर इस तरह है कि जब आपके पास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी यादें हों, बहुत सारे लोगों के साथ आप रहे हों, तो वो होता है कि एक बात से दूसरी कनेक्ट हो जाती है, दूसरी से तीसरी कनेक्ट हो जाती है। बाकी ये है कि ज़ाहिर किस्से आप पढ़ेंगे तो मीर बाकिर अली मुझे याद आ गए। मीर बाकिर अली का किस्सा इंतज़ार हुसैन सुनाते थे कि आखिरी उम्र में वो किस्सा गोई से छालिया बेचने पे आ गए। किस्सा सुनने वाला कोई नहीं रहा था। तो हम भी डरते हैं कि खुदा ना अल्लाह ना करे कोई किस्सा सुनने वाला ना रहे। तो किसी ने उनसे पूछा, मियाँ छालिया बेचते हो, किस्सा को ये क्या हो गया? कहने लगे मियाँ छालिया भी बेचूंगा तो किस्से के साथ बेचूंगा, फिक्र ना करो।
मांगो तो सही छा लिया, फिर देखो मेरे मुंह से क्या निकलता है। तो ये है कि आदमी का जो पस मंज़र होता है वो साथ साथ चलता रहता है। तो इशफाक साहब तो खैर बहुत बड़े गुरु थे, वो तो जादूगर थे। एक दिन बल्कि मुझे याद है कि हम सब अदीब मौजूद थे, उन्होंने बुला लिया, अनीस रागी भी थे, तो हम गए तो वहाँ पर एक जादूगर बैठा हुआ। ये नहीं होता जो जादू से कबूतर निकाल लेता है और ये कर देता है, आपकी जेब में से ये निकाल देता है, वो अब सुनने वाली बात है। हाँ बैठे, उसने अपने करतब दिखाए, मेरे जेब में से 10 रुपए का नोट भी निकल आया, पता नहीं कैसे निकला, फिर कबूतर निकाल लिया, फिर ये किया वो किया, घंटे का शो। उसके बाद चाय वाय आ गई, तो हमने पूछा इशफाक साहब ये आपने क्या किया है, ये इसमें अलामत क्या है? मैंने खास तौर पूछा इसमें अलामत क्या, हमें आप क्या सबक सुनाना चाहते हैं? कहने लगे हाँ उन पता लगे ही, कहने लगे अपने मखसूस अंदाज में कि मैं ये बताना चाहता था कि तुम राइटर जो हो तुम भी इसकी तरह से जगलरी करते हो, इससे आगे निकलो तो मैं मानूं, ये इसमें सबक है। अभी जिन शख्सियत का जिक्र हो तो एक और शख्सियत जो बहुत बड़ी शख्सियत है वो याद आ रही है, खैर भूली कभी नहीं, वो है ए हमीद। ए हमीद एक बहुत पुरअसरार किरदार। ए हमीद बहुत बड़ा कहानीकार है, उसने जो खाके लिखे वो बेपनाह खाके हैं। तो वो मुझे बताते थे कि ए हमीद बचपन में कहते थे हमारे वालिद की ना दूध दही की दुकान थी। ए हमीद क्या करता था, रात को उठ के ना जो उसके ऊपर मलाई जमी होती थी ना वो उतार के खा जाता था। सुबह जब वालिद देखता था तो उसके ऊपर मलाई नहीं है। आखिर उन्होंने चोर पकड़ लिया तो उन्होंने 2-4 लगाई, उसके बाद ए हमीद वहां से निकल गया, अमृतसर छोड़ दिया, निकल के पता नहीं कहां गया, वापस आया, पता चला कहा कि जी मैं तो बर्मा चला गया था, फिर एक दफा पता चला श्रीलंका चला गया था। तो मैं उनको कहता था आपने गप लगाई है, आप श्रीलंका नहीं गए, क्योंकि वो बाकायदा श्रीलंका के चाय के बागात का जिक्र है, उसमें उनके चाय बनाने का जिक्र है, उनका सारा। मेरे साथ उनका मुकालमा एक ही होता था, मैं जूं ही गया जैस्मिन टी, श्रीलंकन टी, फलानी टी, दार्जिलिंग टी, मैं कहता यार बस कर, मैंने पता है तेरे को सारा कुछ है। बहरहाल तो वो कमाल का कहानीकार, उसने खाके लिखे, कहानियाँ लिखी, नावल बड़े अच्छे लिखे। किस्सा मुख्तसर, मेरे साथ 1998 में उनको एक वफद में चाइना भेज दिया गया। ये सरकारी वफद था, हम 10 अदीब थे और 15 दिन हमने चाइना उनकी दावत पे हम गए। अच्छा वहाँ गए तो वहाँ अब हमारे साथ निकल नहीं रहे, होटल के कमरे से बाहर नहीं आ रहे। मैंने कहा निकलें। आखिर एक दिन चीनियों ने हमें एक लेटर दिया कि आपका एक साथी नहीं जा रहा, उस पर हमारा खर्चा आ रहा है, या तो उसे वापस भेजें या उसे कहें कि आपके साथ। खैर वो मैंने दिखाया, अब्दुल्ला मलिक लीडर थे, मैं डिप्टी लीडर था, उन्हें कहा जाके उन्हें दिखा, उसको दिखाया तो कहने लगे उन्होंने कहा मैं बीमार हाँ। तो मैंने एक और लेटर दिखा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बीमार होंगे तो अपने खर्चे पे आप अस्पताल जाएंगे। तो मैं कहा कि आप तैयार हैं? कहते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद खैर वो हमारे साथ जाने लगे। लेकिन एक वाक़या बहुत अहम है कि दीवार चीन देखने जा रहे थे, हमीद नहीं गया। जब वापस आए हैं इतना ज़बरदस्त सफ़रनामा दीवार चीन का उसने लिखा, कहने लगा मैं लिखांगा तो एक बारी देखी, तू भी नहीं देखी होनी थी। मुझे याद है कि लंदन में मैं जब पहली बार गया तो मैं, अब कुछ दोस्तों का नाम और आना चाहिए, अब्दुल्ला हुसैन उस वक्त थे लंदन में। अब्दुल्ला हुसैन से मेरी यहाँ मुलाकात थी। एकेडमी ऑफ लेटर्स ने जो आर्काइवल इंटरव्यूज़ कराए तो अब्दुल्ला का भी कराया। उस वक्त फ़खर जमान साहब थे और अब्दुल्ला हुसैन उनके करीब थे। अब्दुल्ला ने कहा मेरा इंटरव्यू अगर कोई करेगा तो असगर करेगा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। फिर मैं यहाँ से गया, अब्दुल्ला हुसैन का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन लंदन चले गए तो इनका फ़ोन आया कि मेरे अफसाने पे फिल्म बनाई है BBC ने, तुम सुबह आओ। मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा था अपने एक सीरियल आवाज़ें की। खैर मैं पहुंचा वहाँ नसीरुद्दीन शाह भी थे, ओमपुरी भी थे, क्योंकि दोनों उसमें काम किया था उनके उस फिल्म में, क्योंकि उसको एक इंडियन ने बनाया था। खैर हमने वो देखी, बहुत अच्छी थी। तो साकी फ़ारूकी से मेरी दोस्ती जो है वो लंदन में हुई। साकी फ़ारूकी एक और किरदार है,
वो उस ज़माने में फ़नून में वो खुल के लिखते थे। तो साकी के साथ ये प्रॉब्लम था कि वो कहते थे जे अगर तो तुम मेरे घर आते हो, खुद ही कहते थे कि तुम आ जाओ, कहते थे अगर तुम लाहौर से स्कैंडल लेके ना आए अदबी तो मैं अपने घर नहीं घुसने दूँगा। उसको गॉसिप का बड़ा शौक था। अच्छा, अब मैं कुछ तो स्कैंडल छोटे मोटे होते थे वो मैं बता दे, कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, वो एक खास नाम नहीं लेता, अदीब का जिक्र करते थे कि उसके बारे, खैर वो मैं छुपा जाता था, कुछ नहीं कहता था। फिर जब उन्होंने सख्ती की तो अब मैं फर्जी स्कैंडल घड़ता था और वो मैं ले जाता था, फिर बड़े खुश होते थे। फिर मुझे गाड़ी में बिठाते थे, अब्दुल्ला हुसैन की तरफ ले जाते थे। फिर हम जितनी शामें हमारी होती थी तो अब्दुल्ला हुसैन को भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा कुक। उसलिए उसकी भी वजह ये थी कि अब्दुल्ला खुद कहते थे ये कोई ढकी छुपी मेरी अपनी बीवी नाल नहीं बनी। तो अब वो है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी खुद खाया पकाया, आखिरी वक्त तक वो खुद अपने पोर्शन में रहते थे। खुद मैंने उनके हाथ का, भाई उनके हाथ का खाना पुलाव लाजवाब, सैलड कमाल का बनाते थे। तो ये चीज़ें अच्छा, अब मेरे साथ भी ये हुआ कि एक दफ़ा बल्कि ये हुआ कि मैं घर में सबसे बड़ा था, मैं अपनी माँ के ज़्यादा करीब था क्योंकि मैं 5 बहन भाइयों का बड़ा था। तो सौदा सलफ मैंने लाना, उसमें से पैसे काटने, उसमें से खाने। बल्कि मैंने अपने मोहल्ले में जो बड़ी बूढ़ियाँ थीं, मेरी वालदा की बड़ी इज़्ज़त करती थी, मैंने हर दूसरे दिन उनसे उधार ले लेना माँ के नाम पे, फिर भूल जाना। फिर माँ को वो आती थी, बताती थी, तो फिर वो उनको वापस करती थी। तो इस तरह से मैंने माँ के करीब रहना सीखा, तो उससे मैंने पकाना सीख लिया। तो मैं किसी को नहीं पता कि मैं पिछले 20 साल से डिक्लेयर्ड कुक हूँ और इस हद तक अपनी तारीफ मैं क्या करूँ कि बस लोग कह के बनवाते हैं। सर, इंतज़ार हुसैन का जैसे शहर अफसोस अफसाना है, उसमें आपका एक और शहर अफसोस के हवाले से आपने लिखा हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। जी बिल्कुल, दोनों बातें बताता हूँ। तो एक और टोबो टेक सिंह, जैसे मैं बता रहा था, मैं इंडिया बहुत गया, तो इंडिया के जो ईस्ट इंडिया के सिखों से मेरी बड़ी दोस्ती है। तो मैंने पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बुज़ुर्गों ने मुझसे बहुत सी बातें की। उनमें एक वाक़या मैंने लिखा है, उसमें वो सच्चा वाक़या है कि सुखी सिंह मुझे चंडीगढ़ के गांव में ले गया, कहने लगा कि मेरा दादा है, वो कहता है कि पाकिस्तान से अगर कोई आए तो मेरे पास ज़रूर लेके आना। अच्छा, मुझे इसका भेद नहीं पता था, मैंने लिखा है उसके अंदर। तो वो मुझे ले गया गांव में, वो एक कोठड़ी थी जो जानवरों की, उसमें एक खाट पे एक बहुत ही नहीफ आदमी पड़ा था। तो उसने उसको कहा कि दादू दादू पाकिस्तानों पुराना आया है। वो उठ के बैठ गए और एक ही जुमला कहा, गल सुन, जदों इत्थों मुसलमान गए ने, मैं अपने हत्थीं उन्होंने ट्रेन ते चढ़ाया है, ओदे बाद की होया है मैनू इहदा पता नहीं। अब इसमें जवाब था कि यहाँ से हमने महफूज भेजे थे, आगे वो ट्रेन अगर कहाँ कटी है तो उससे मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे उसका ख़त मिला या फ़ोन आया कि वो फौत हो गए। मतलब ये कि वो ये राज मुंतकिल करना चाहता था। तो इस तरह की बातें इस अफसाने में है। शहर अफसोस भी इंतज़ार हुसैन को ट्रिब्यूट है और मैंने इसलिए वो नाम लिखा। और उसके अंदर पेशावर के स्कूल की जो किलिंग है वो वाक़या है और जितने टेररिज्म के वाक़यात हैं, क्योंकि ये एक और शहर अफसोस है। 9/11 के बाद एक और शहर अफसोस है कि अगर वो एक शहर अफसोस था तो ये भी एक शहर अफसोस है। तो उसकी कंटिन्यूएशन इसमें लेके आया था। इंडिया मैंने बहुत किया। इंडिया में गोपी चंद नारंग मेरे दोस्त बहुत ख़ास, शमीम हनफी मेरे दोस्त, वैसे तो शमसुर-रहमान फारूकी से भी मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है कि जब मैं अमीर खुसरो कॉन्फ्रेंस गया तो ये उस वक्त पोस्ट मास्टर जनरल थे लखनऊ में, तो इन्होंने मेरे एजाज़ में फिर दावत की, हम सब वफ़द के लोग वहाँ गए। और बल्कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस में जो मुशायरा था
उसकी सदारत कैफ़ी आज़मी ने की और मैं चीफ गेस्ट था। ये मुझे आज तक ये लम्हा नहीं भूलता कि कैफ़ी साहब मेरे साथ ही ठहरे हुए थे कमरे में और मैंने उनको भी करीब से देखा, बड़ी मौज मस्ती वाला आदमी। मगर क्या आवाज़ थी उसकी, क्या बोलते थे, जिस ग्राम से बोलते थे। और फिर मैं अभी बम्बे कुछ साल पहले गया हूँ तो जावेद अख्तर के साथ मैं था, तो हम बैठे हुए थे, तो जावेद अख्तर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ है? बुज़ुर्ग थे, बहुत बुज़ुर्ग। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहते खड़े हो, मैं खड़ा हो गया। कहने इनके सामने आओ, मैं उनके सामने आया। कहा इनके घुटनों को छुओ, मैंने घुटनों को छुआ। कहने लगे ये नीरज हैं, नीरज जो गीत निगार साहिर लुधियानवी के साथ का नीरज, उसका एक गीत मैं अक्सर, जियो ने जब मेरे साथ एक किया था ना, सोहेल वड़ाइच ने एक दिन जियो के साथ, तो सोहेल वड़ाइच की जैसे आदत है कि आपको मौसीकी पसंद है, मैंने कहा बिल्कुल पसंद है, तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? उस वक्त मैं नीरज को जानता था, मिला नहीं था। मैंने कहा लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए, सवेरा जब हुआ तो गीत बन गए, जब जो रात आई तो सितारे बन गए। ये नीरज का गीत था। तो मैं तो शशदर रह गया। तो खैर मैं उनसे मिला, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बस फिर हम तीनों खाने पे इकट्ठे ही हम। फिर वो 2 दिन नीरज मेरे साथ रहे, फिर मेरी उनसे ख़तो किताबत भी रही, फिर वो बल्कि फ़ोन आता रहता था उनका। फिर उनकी वफ़ात हुई है अभी 2 साल पहले। तो ये इत्तफाकी वाक़यात हैं। फिर वो जावेद अख्तर ने फिर वो उसी पार्टी में कहा कि ये जो सिख बैठा है इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहने लगे ये वो है जिस पे मेरे बेटे ने इनका रोल किया है, भाग मिल्खा भाग। ये वो मिल्खा सिंह है जिसको अयूब खान ने ख़ास ट्रिब्यूट दिया था जब वो फ्रांस में, जब वो आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें वो मिल्खा सिंह जिंदा है, अभी भी जिंदा है। तो वो दाढ़ी रंगी हुई, तो वो खैर उसके साथ भी फिर बड़ी मुलाकातें रहीं। तो बहरहाल ये फिर गुलजार साहब से बॉम्बे में मेरा एक दोस्त है जावेद सिद्दीकी, जिसने बहुत कामयाब फिल्में लिखी, ख़ास तौर पर वो सत्यजीत रे का शागिर्द बिमल राय जो है उसके साथ उसने काम किया। शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग जावेद सिद्दीकी ने लिखे पहली दफ़ा। फिर जावेद सिद्दीकी ने उमराव जान अदा में भी मुजफ्फर अली, अब मुजफ्फर अली अगेन से मेरी बड़ी मुलाकातें लखनऊ में भी और उससे बड़ी दोस्ती हो गई। फिर इंतज़ार हुसैन की ताज़ियत में जो रेफरेंस हुआ दिल्ली, तो मैं उसमें था, तो मेरे साथ मुजफ्फर अली थे। तो हमने फिर दोनों ने इंतज़ार साहब को बहुत याद किया और बहुत बातें की इस हवाले से। तो बहरहाल ये सारा एक सिलसिला है जो दोस्ती का चलता रहता है। सर, आप देवानंद साहब को किसी कॉलेज, ये आपका वाक़या बड़ा मशहूर है, तो इसके बारे में आप ज़रा अगर बता दें। हाँ, ये देवानंद साहब को हम तो ज़ाहिर है बचपन से ही उनकी फिल्में देख रहे हैं, बड़ा काम किया उन्होंने। वो देवानंद गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे और गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ देवानंद नहीं थे, उसके भाई चेतन आनंद भी थे और उसके साथ चोपड़ाज भी थे। यश चोपड़ा के जो बुज़ुर्ग थे वो भी थे और खुशवंत सिंह जो इतने बड़े राइटर थे वो भी गवर्नमेंट, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा जिक्र किया है। तो वो मौका नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी दोहरा नहीं सकता। और देवानंद और बलराज साहनी भी थे। अच्छा, बलराज साहनी मेरे आने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज आ चुके थे और हो गए। देवानंद आए जब बस यात्रा हुई है जिसमें वाजपेयी साहब बस लेके आए, उसमें वो देवानंद साहब को लेके आए थे और देवानंद साहब को लेके आए और उसके साथ साथ अपने वो आए, क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। तो उस शाम मुझे याद है कि अगले दिन उन्होंने जाना था, तो जावेद अख्तर साहब का मुझे फ़ोन आया कि आप ज़रा आएँ तो ये शाम हम गुजार लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जंग अखबार ने हम दोनों का मुकालमा भी उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया था। तो देवानंद का से मेरा तारुफ नहीं था, जाहिर है वो बड़े अदाकार, बड़ा उनका नाम और बड़े तो देवानंद का मुझे उस्मान पीरज़ादा का फ़ोन आया, कहने लगे भाई वो देवानंद आया हुआ है और उसने हमें कहा है कि मुझे अपना गवर्नमेंट कॉलेज दिखाओ और कल शाम उनकी वापसी है और संडे का दिन है। अब मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, मैं कहा तुम उसको ले आओ और जाके मैंने खुलवा दिया। जाहिर है इसमें ऐसी क्या बात थी।
अब ये पर संडे का दिन, बिल्कुल छुट्टी का दिन, अब वो पहले तो वो जाहिर है वहीं खड़ा हो गया, इसलिए कि टावर उसी तरह ही है, हर शय उसी तरह है। अच्छा, जिस क्लास में वो पढ़ा है, इत्तेफाक से मैंने 2-3 साल उस क्लास में पढ़ाया, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के कोने पे जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है उसके ऊपर वो कमरा है। तो खैर उस्मान पीरज़ादा को भी रोक दिया उन्होंने, तो नहीं गए, वो अकेले गए और थोड़ी देर बाद उनके रोने की आवाज़ है। वो दीवारों को हाथ लगा लगा के अपने वक्त को याद कर रहे थे, और पता ये चला कि जिस डेस्क पे बैठते थे वो भी लोकेट किया, क्योंकि उसी ज़माने के डेस्क आज भी हैं। वो है इतनी मोटी लकड़ी, और वो कोई हटा भी नहीं सकता, वो डेस्क इतना भारी है। और हमारी ये स्टूडेंट्स बैठी हैं, शायद ये भी उन डेस्कों पे पढ़ी हैं। तो वो डेस्क पे जाके बैठ गया आपने, ये मुझे उस्मान पीरज़ादा ने बताया बाद में, जब वो ज़रा उनके फिर मिल के आया, कि वो उसी जगह जाके बैठे थे और फिर वो उनके आंसू नहीं रुके। जी सर, आपने तो उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा की आलमोस्ट तलाक़ ही करवा दी थी। हाँ, ये पहला सीरियल है दरिया। तो ये जो चुलिस्तान में हो, इसमें हुआ ये था कि मुझे नहीं पता था कि बात किस तरफ चली जाएगी। बेसिकली दोनों फनकार हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो वो एक बहरूप लिए हुए थे, उसमें भी मियाँ बीवी थे, लेकिन वो मियाँ बीवी ये नहीं थे, वो किरदार मियाँ बीवी थे। तो वो एक सीन था जिसमें इसने उस्मान ने समीना को तलाक देनी थी, 3 दफ़ा देनी थी ताकि वो एक चीज़ रजिस्टर हो, वो उसने दे दी। तो अगले दिन अखबारों में आ गया कि इनकी तो असल में तलाक हो चुकी हुई है, क्योंकि उसने अपने मुंह से ये कहा है और वो उसका हस्बैंड है और वो उसकी बीवी है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम सोचे मजाक है। अच्छा, ये दोनों परेशान, इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, हमारी बड़ी दोस्ती भी उस ज़माने की है। तो क्या हुआ कि हमने फतवे लेने शुरू कर दिए, बल्कि इनको थ्रेट आए कि आप घर में अकेले नहीं रह सकते। अब इन्होंने घर में रहना छोड़ दिया। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या। अच्छा, अब हमें कुछ समझ ना आए, हमारे कुछ मुफ्ती साहबान कुछ कहते थे, कुछ मुफ्ती साहबान कुछ कहते थे। बिलाखिर इंडिया में जो बहुत बड़ी मजहबी जो इदारा है, वहाँ से भी फतवा आया, लेकिन बिलाखिर जान छूटी एक फतवे से। वो जामिया अल अज़हर का फतवा था, काहिरा से वो फतवा आया, क्योंकि ये बात तो BBC तक चली गई, और बहुत, क्योंकि एक फ़न की दुनिया का अजीबोगरीब वाक़या है, अजीबोगरीब वाक़या है ना, इंटरप्रिटेशन इसकी। अब कोई अरस्तु की इंटरप्रिटेशन पे आया कि ये नकाली है, वो सारी इंटरप्रिटेशंस आई, वो इंटरप्रिटेशंस आई और लोगों की इंटरप्रिटेशंस आई कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ दिस आर्ट। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने बहुत शानदार एक नज़्म लिख रखी है, फ़नून लतीफ़ा उसका उन्वान है। अच्छा, उसको भी हमने कोट किया, उसमें उन्होंने फ़नून लतीफ़ा के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि ये झूठ है, ये नक्काली है, ये नकल है, ये झूठ है। तो ये फिर बहरहाल ये वाक़या ख़त्म हुआ और उसके बाद लोग मोहतात हैं बहरहाल। जी सर, आपने सर मशरिक़ को और मगरिब के तमाम शुरा को पढ़ा होगा, तो मेरा सवाल जो है वो शायर असगर रदीम सैयद से, कि आप किससे मुतासिर हुए? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की। ये मैं उस वक्त बताने लगा था कि जब मेरी तरबियत शेरी हो रही थी, तो मैंने बताया ना कि अनीस नागी साहब थे, अब्दुल रशीद थे, सरमद सहबाई थे, ये हमारा एक सरवत हुसैन, मैंने वो जिक्र किया। तो उसमें ये बात बड़ी अहम है कि मुश्ताक सूफ़ी ने मुझे कुछ किताबें दी जो बाहर की शायरी थी। कुछ तो मैंने अमेरिकन्स पढ़ लिए थे और पढ़ भी रहा था। उन्होंने मुझे एक ऐसी किताब दे दी जिसने, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल, उसका नाम था सोशलिस्ट वर्स। सोशलिस्ट वर्स यानी सोशलिज़म या कम्युनिज़म के ऊपर जो शायरी हुई है। अब उसमें वो जब मैंने पढ़ी तो मैं तब्दील हो गया। अब उसमें पब्लो नरोदा से लेकर सैनी घौर, तौफ़ी, मौज़े तुंग, हो ची मिन, ये शायर थे, इन सब की शायरी उसके अंदर थी। उसके अंदर टेड ह्यूज़ की शायरी, उसके अंदर बेशुमार दुनिया थी जो, हाँ, महमूद दरवेश, उसके साथ साथ तौफ़ीक ज़ियाद, अरबी शायर, सारे शायर,
लैटिन अमेरिकन, सब। मैंने क्या किया, उसने मेरी एक तरह से ज़िंदगी बदल दी। मैंने उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया और मैं इंस्पायर भी होता गया। और जब वो ट्रांसलेशन हो गई तो मैंने उसकी किताब बनाई। वो मेरी पहली किताब थी, उसका नाम था ज़मीन ज़ाद का उफ़क़, यानी ज़मीन ज़ाद यानी ज़मीन पे गिरे हुए लोगों का आसमान। तो ये किताब छपी। ये किताब अब नापैद है, लेकिन मुल्तान से छपी थी, मेरे पास कॉपी है उसकी। उसमें ये सारे तराजिम हैं। फिर ये इस किताब की मुल्तान में जब तकरीब हुई तो वो तकरीब दरअसल मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ एक एहतजाज था। तो वो मुल्तानियों ने कहा हम तो करेंगे, सारे जमा हुए। उन्होंने कहा इस किताब पे हम बात करेंगे क्योंकि हमें एक कैथारसिस हासिल। तो उस किताब की तकरीब में रेलगाड़ी पे बैठ के मुन्नू भाई, मैं और किश्वर नाई, हम तीनों गए और उस पे मुन्नू भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, किश्वर ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की और ये एक यादगार सफ़र मुझे याद है। तो ये इस तरह से ये शायर थे जो मेरे करीब थे। सर, आप नौजवानी से ही लाइमलाइट में रहे, यकीनन बहुत सी मोहब्बतें भी हुई होंगी। आप नाम लिए बगैर किसी खूबसूरत वाक़े का जिक्र तो करें। वही बात है, क्या याद दिला दिया है। एक बात, दूसरा आप मुझे सुहेल वड़ाइच लगे हैं। ये मुझे याद है कि मेरी बेगम ने मुझे कहा था कि हमें रेजिस्ट किया, यानी एक दिन जियो के साथ जो है मैंने कम से कम 2 साल रेजिस्ट किया। मैंने कहा मैंने नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह मेरी बेगम थी और वो कहती थी कि सुहेल वड़ाइच हमारा बड़ा अच्छा भाई है, लेकिन जब ये पूछता है कि शाह जी आपको मोहब्बत तो हुई होगी तो फिर तुम कुछ कहोगे, तो ये इस वजह से तुम ये शो ना करो। खैर 2 साल रेजिस्ट किया, लेकिन तो सुहेल वड़ाइच की वजह से फिर मैं वो एक दिन जियो किया। तो आप ये जो कह रहे हैं, बात यूँ है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें कि टेम्पटेशन बहुत होती है, और ख़ास तौर पर जो हमारे कोलीग्स हैं टीवी के, जो आर्टिस्ट हैं, इनसे हमारी दोस्तियाँ हुई, बिल्कुल हुई, लोगों को पता भी है। तो इसलिए उसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। हमारे उनसे बड़े अच्छी अभी भी हैं, अभी भी मिलते हैं वो। तो हमारे तो घरेलू टर्म्स भी हो गए। बाकी जो बात आप पूछ रहे हैं वो भी हुई होगी। हाँ गाफिर, तुम कुछ पूछ रहे थे। जी, आप खाने का जिक्र कर रहे थे तो आप अक्सर सुनाते होते हैं अशफाक साहब के बहुत कबाब खाए आपने, बानू आपा के हाथों के बने हुए खाने खाए, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। यार बहुत अच्छा याद कराया गाफिर शहजाद, वाह वाह, मज़ा आ गया। अशफाक साहब से तो कुर्बत इतनी थी, और उनका एक जुमला नहीं बोलता। कहने लगे वो बात सुने, इधर आ, और कंडे ऐसे चुने तो फल तू खा रहे हैं। मकसद ये था कि जब प्राइवेट प्रोडक्शन आई है तो हम तो घर बैठ गए, तो प्राइवेट प्रोडक्शन में जो पैसा था वो तो तुम्हें मिल रहा है। तो यानी हमने इस फील्ड में मुश्किल वक्त गुजारा है, जब अच्छा वक्त आया तो वो तुम्हें मिल गया। तो बात ये उनकी एक लिहाज से ठीक भी थी। तो उनके यहाँ हम बड़ी महफिलें थीं। जो सबसे पहले तो किश्वर नाहिद के घर एक शाम थी, तो हमने कबाब भी बनाने थे और तिक्के भी बनाने थे। तो मुझे बिठा दिया कि तू अंगीठी से बैठ। मैं अंगीठी पे बैठ गया और पंखा लेके, अब ये मेरी ड्यूटी थी। अशफाक साहब लगाते जा रहे हैं और उतरते जा रहे हैं, और सब महफिल गर्म है, उसमें मुन्नू भाई भी है, जवेद शहीन भी है, यूसुफ कामरान भी है, बहुत सारे, और इंतज़ार भी है। बल्कि कुर्रतुल-ऐन हैदर को मैंने पहली दफ़ा किशोर नाहिदी के घर देखा। तो बहरहाल वो फिर एक बड़ा अच्छा। फिर इशफाक साहब के घर जो महफिलें होती थी उसमें भी वो खुद लगाते थे कबाब और तिक्के। तो उनके घर के पीछे वो जगह बनी हुई थी, उसमें हम जाके बैठ जाते थे। उसमें तो मैं बाकायदा कीमा भी बनवाता था उनके साथ। तो ये एक उनसे, फिर उनकी कोई घर की महफिल ऐसी नहीं कि जिसमें मैं ना गया हूँ। और उसमें एक वाक़या फिर आता है, और वो उस वाक़े पे मैं आना था। ख़त वो लिखते थे, कार्ड उस पे था कि असगर, मुझे सिर्फ असगर लिखते थे, मुमताज़ मुफ्ती भी मुझे असगर ही लिखते थे, उनके भी बहुत सारे खतूत हैं। असगर, रात तुम्हारी आपा ने ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब में फिर सो नहीं सकी। उन्होंने देखा है कि तुम और तुम्हारी बीवी फरजाना बहुत बेचैन है और कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ होने वाला है, तो तुम कुछ खैरात कर। खैर वो
हमने की, लेकिन उसके साल बाद फरजाना की वफ़ात हो गई। अब लोग कुछ कहें, कई किस्से हैं मुमताज़ मुफ्ती के, इशफाक अहमद के, उनके बाबों के, उनके मुर्शिदों के। भाई ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो मेरे साथ हुआ है। और मैं उस वक्त लंदन में था और मैं उस वक्त वहाँ पर शूटिंग के रैकी कर रहा था। पीछे डेथ हुई है, वाक़या अखबारों में आ चुका था, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता। इशफाक अहमद के हवाले से बात आई है तो मैं बता दूं, तो उनके साथ तो खैर अच्छे वक्त भी बहुत गुजरे। वो जब आए ताज़ियत के लिए तो मुझे कहने लगे, याद है तेनू वो ख़त? तो मुझसे फिर नहीं रहा गया था। पूछो कुछ। सर आपने 50 से ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं, तो कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसको लिखते हुए आपको लगा कि इसको लिखना मुश्किल काम है बाकियों की निस्बत, और ऐसा कौन सा ड्रामा था जिसको आपने मतलब लिखते हुए आपको लगा कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस लिख दिया आपने? तो कौन सा वो ड्रामा हाँ, है? ये जो आप जिक्र कर रही हैं, ये 50 सीरियल हैं मेरे, जो बहुत लंबा एक दौर है। उसमें एक बलूचिस्तान में मैंने सीरियल किया था जो जियो की स्पेशल प्रोडक्शन था। उसका नाम था तुम हो के चुप। ये बहुत चैलेंजिंग मेरा सीरियल था और इस पे कुछ लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन चूंकि उसकी रिसर्च एक बलोच राइटर की थी, उस वजह से उसका नाम आता था, तो उस वजह से मैंने जवाब दिया। मैं बता देता हूँ उसमें क्या था। उसमें मैंने जवाब दिया कि देखें ये सब रिसर्च है, मेरी तरफ से नहीं है। उसमें ये था कि बाज़ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, ये प्ले में दिखाया गया कि जो अपनी ख़वातीन को राइट्स नहीं देते। सिंध में भी ऐसा है, आज भी ऐसा है। कुरान के साथ शादी हो जाती है, नूरुल शाह ने इस पे लिखा, सब लिखते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैंने भी लिखा कि जो वाक़यात वहाँ हुए कि एक बड़े ख़ानदान की ख़वातीन को मैं ज़िंदा दफन कर दिया गया था। तो ये वाक़या चूँकि प्रेस का था, मेरा नहीं था, रिसर्च थी, तो वो उसमें दिखाया गया था। तो ये मैं आज भी माफ़ी मांगता हूँ कि किसी का दिल दुखा हो, तो मेरी ये मंशा नहीं थी, वो एक रिसर्च थी उस हिसाब से। तो एक तो ये मुश्किल चीज़ थी, दूसरा आसान कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन बहरहाल चैलेंज लेना पड़ता है। आसान वो चीज़ होती है जो सच लिख रहे हो। जब आप सच लिख रहे होते हैं तो वो आसान होता है, जो अब झूठ लिख रहे हो तो वो मुश्किल होता है। तो ये है मेरा जवाब, तो इतना है कि जब मुझे झूठ लिखना पड़ा तो वो उधर मेरे लिए मुश्किल था। जी सर, हमने पढ़ा था कि जब आप पहली दफ़ा लंदन गए थे तो कुछ एक्टर्स जो थे वो शूट छोड़ के भाग गए थे, ये क्या वाक़या था? हाँ, शो नहीं था वो, एक्चुअली ये था वाक़या कि मैंने लिखा भी शायद होगा कहीं। वो एक्चुअली ये था कि मेरा पहला सीरियल, और शायद पाकिस्तान का भी पहला सीरियल था, जो प्राइवेट सेक्टर में बना, जो लंदन में शूट होना था पूरे का पूरा। उसका नाम आवाज़ें था, वो चला और उसमें इत्तफाक से बड़ी कास्ट थी। शफ़ी मोहम्मद थे, सोहेल असगर थे, अफजाल अहमद थे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, और बहरोज़ सब्ज़वारी थे, और उसमें और भी बहुत सारे स्टार्स थे। तो वो मैं उसका को प्रोड्यूसर भी था, तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था कि ज़रा सेटिंग, सारी लोकेशंस वगैरह मैं इन्हें ले दूं और सारा। तो उसमें कुछ नहीं हुआ ये कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वहाँ मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, सारे हमारे पाकिस्तान भाई जो यहाँ से गए हैं, बड़ी मेहनत करके वो दौलत कमाते हैं और ज़र मुबादला भेजते हैं, तो वो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारे किसी न किसी बिज़नेस में हैं। उनको पता चला तो वो अपनी मोहब्बत में वो आ जाते थे, वो शाम को, और हमारे इन आर्टिस्टों को वो किसी होटल में, किसी कैफ़े में, किसी क्लब में ले जाते थे। तो वो ज़ाहिर है कि वो कोई 2 बज जाते थे रात के, कभी 3 बज जाते थे। तो उससे ये हुआ था, हमारा काम बड़ा सफ़र हुआ। हालांकि ये सारे मेरे दोस्त थे, मैं इनको कहता भी था, कहते थे दोस्त हो गए तुम, घर यहाँ हम आज़ाद हैं, हमें सारे फैंस हैं, हमें लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो तुम्हें इससे क्या। तो हमें तो अपना होता है ना कि काम सफ़र ना करे, लेकिन वो 12 स्लिप हो जाते थे, और वो हमारा काम जो 2 महीने में होना था वो 3 महीने में हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।